मामला कोई भी हो, अगर उसमें मुसलमानी तड़का लगा हो तो गोदी मीडिया और नफरत की खाद पानी से चलने वाले सरकारी अमले की आंखों में चमक बढ़ जाती है कि देखो मुसलमान क्या कर रहे हैं। जोर जोर से चीख कर बताना चालू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुद्दा कितना भी संवेदनशील और बड़ा हो, लेकिन उसमें मुसलमान ना हो तो सारे खबरिया भोपू खामोश हो जाते हैं। आज वो सारी बातें करेंगे जहां निशाने पर मुसलमान होता है लेकिन मकसद कुछ और होता है। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब। द क्रेडिबल हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं हूं इकबाल। एक मामला पश्चिम बंगाल के संदेशखाली का है, जहां एक मुस्लिम नाम का अपराधी है जिसका दिन रात टीवी पर शोर है। वहीं दूसरी तरफ मणिपुर नाम का पूरा राज्य फिर से जल उठा है, क्योंकि हाई कोर्ट नाम की अदालत ने मैतेई समुदाय को दिया गया आरक्षण वापस लेने को बोल दिया है। तो इस बार मैतेई नाराज हैं। सरकारी अमला पूरी तरह फेल है, लेकिन दोनों मामले में गोदी मीडिया का दोगलापन साफ दिखाई देता है। एक तरफ संदेशखाली के मुस्लिम नामधारी तृणमूल कांग्रेस के छुटभइये नेता शाहजहां शेख को दूसरे दाऊद इब्राहिम या अरुणगावली की तरह पेश किया जा रहा है। वहीं जल रहे मणिपुर में इंटरनेट बंद करके खबरों की हत्या की जा रही है और उस पर खामोशी है। मणिपुर में आदिवासियों के संगठन ITLF ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि कुकी आदिवासी सैनिकों को हिंदू मैतेई लोगों के इलाके में ड्यूटी पर न लगाया जाए। खबर यह है कि 3 कुकी समुदाय के भारतीय सेना के सैनिकों को मैतेई लोगों ने बुरी तरह पीटा। अगर केंद्रीय सुरक्षा बल समय पर न पहुंचता तो इन सैनिकों को बचाना मुश्किल था। वहीं पंजाब के किसान MSP की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर रहे हैं। उनकी जायज मांग पर कान धरने को सरकार राजी नहीं है। किसानों के रास्ते में वो सब अवरोध लगाए जा रहे हैं जो किसी विरोधी मुल्क के सैनिक अभियान को कमजोर करने के लिए लगाए जाते हैं। यहां गोदी मीडिया को मुस्लिम एंगल नहीं मिला तो खालिस्तानी बता दे रहे हैं, क्योंकि यह सच्चाई सामने है कि किसान की मांग को मानते ही सरकारी सरपरस्ती पाए सेठों की दुकानदारी बंद होने के कगार पर पहुंच जाएगी। जनता को नफरत की अफीम चटा कैसे मदहोश रखना है, ये छोटी छोटी खबरों से समझिए। आगरा में मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है। इस लाइन पर एक मेट्रो स्टेशन बना जिसका नाम है जामा मस्जिद, क्योंकि वो इलाका जामा मस्जिद के करीब था। आगरा उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में हिंदू हित रक्षक योगी जी की सरकार है, तो वहां इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती थी। तो इस गलती को तुरंत सुधारा गया और जामा मस्जिद स्टेशन का नाम तुरंत बदलकर मना कामेश्वर मेट्रो स्टेशन कर दिया गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले भक्तों को तुरंत नया संशोधित कोर्स मिल गया और धड़ाधड़ आगे दूसरे स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड भी किया जाना लगा कि पढ़ो, इसी से एग्जाम में पास होना है। ऐसी ही एक मजेदार घटना हुई त्रिपुरा के सिपाही जला प्राणी उद्यान से। एक शेर जिसका नाम अकबर था और एक शेरनी जिसका नाम सीता को सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में लाया गया। शेर और शेरनी का नाम सुनते ही हिंदुत्व का झंडा उठाने वाले विश्व हिंदू परिषद की भावनाएं आहत हो गई। विश्व हिंदू परिषद इस मामले को कोलकाता हाईकोर्ट ले गई और मुकदमे के बोझ से लदी रहने वाली अदालतें भले ही उमर खालिद की जमानत याचिका सुनने का टाइम न निकाल पाए। 17 बार तारीख पर तारीख मिलने से मायूस होकर उमर खालिद अपनी जमानत याचिका वापस ले ले, लेकिन शेर शेरनी के नामकरण को जज साहब पूरे मनोयोग से सुनते हैं और कलकत्ता हाई कोर्ट की जलपाईगुड़ी बेंच ने पश्चिम बंगाल चिड़ियाघर प्राधिकरण को मौखिक आदेश देते हुए कहा कि विवेकपूर्ण तरीका अपनाते हुए इसका नाम बदला जाए। साथ ही नाम भी सुझाया कि क्या अच्छा होता कि शेर का नाम विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस रखा जाता। अकबर से बहुत दिक्कत है। अदालत को शेरनी के सीता होने से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अकबर नाम के शेर की वजह से शायद यहां लव जिहाद वाला एंगल नजर आया होगा। देश आजकल ऐसे ही गंभीर चुटकुलों से आनंदित हो रहा है। हाथ में स्मार्टफोन पकड़े भक्तों की जमात इन चुटकुलों में भी गर्व की अनुभूति खोज ले रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनपढ़ या कम पढ़े लिखों की भीड़ ही इन चुटकुलों जैसी बातों को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करती है। इनके साथ ही पढ़े लिखे लोगों की एक बड़ी फौज है
जो इन गैर जरूरी बातों में वक्त जाया करती अदालतों और सरकारी अमलों की मुस्तैदी को जरूरी मानती। कुछ दिन पहले मैं समाज के उच्च तबकों के बीच में था, उनके बीच जिनका काम देश को आगे बढ़ाने की नीतियां और कार्यक्रम तय करना होता है। वो मंदिर मस्जिद मुद्दे को घुमा फिराकर अपनी बातों में ला रहे थे और 1000 साल की गुलामी से अब निकले हैं और 20 साल का समय और एक पीढ़ी की कुर्बानी जैसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाली बातें उनके मुंह से निकल रही थी। सोचिए, मणिपुर को जलते तकरीबन 1 साल होने जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 200 के ऊपर लोग इस छोटे से राज्य में मारे जा चुके हैं। जाहिर है असली आंकड़े इससे कई गुना ज्यादा होंगे। कुकी औरतों को नंगा घुमाने और बलात्कार की कहानी हमने सबने सुनी और देखी है, जिसके बाहर आने पर ही देश को पता चला था कि मणिपुर भी अपना देश का हिस्सा है और उसका दुख भी हमारा दुख है। लेकिन मणिपुर में इंटरनेट सर्विस बंद होते ही वो दुख भी कुछ दिनों में खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कहानी में भी कोई मुस्लिम एंगल नहीं था। गोदी मीडिया के ड्रामेबाज एंकर फिलिस्तीनियों को आतंकवादी साबित करने इजराइल पहुंच गए, लेकिन अपने देश के एक जलते हिस्से की खबर लेना इन्हें गवारा नहीं हुआ। आज भी पश्चिम बंगाल के 24 परगना के छोटे से कस्बे संदेशखाली में एक छोटे से नेता को बड़ा सा विलेन बनाकर दिखा रहे हैं, क्योंकि उसका नाम शाहजहां है। दूसरा ये कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हिंदू मुसलमान करके वोट के ध्रुवीकरण में मदद करेगा। वैसे ही जैसे अभी कुछ दिन पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव में अचानक से कन्हैया लाल को जिंदा करके किया गया था। संदेशखाली की ताजा अपडेट यह है कि बीजेपी के एक नेता सब्यसाची घोष वहां पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं और पुलिस को उन्हें 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। और अब वही बीजेपी कह रही है कि यह सरकार की साजिश है मामले को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो अक्सर यह होता है कि जो हम देखते हैं वही सच नहीं होता, सच पीछे अक्सर छुपा हुआ होता है। कभी कभी बहुत छोटे छोटे मुद्दे बड़े बनाए जाते हैं, राजनीति की चाशनी में लपेटकर हमारे सामने पेश किया जाता है। हमें लगता है कि सब मीठा मीठा है, लेकिन होता उसका स्वाद आखिर में बहुत कड़वा होता है, जिसका रिजल्ट हमें बाद में समझ में आता है। तो हम किसी के समर्थन या विरोध में नहीं हैं। हम ये चाहते हैं कि वहां पर जो गलत हुआ वो उसका पूरी जांच हो और अपराधी को सजा मिले। लेकिन ये मामला जो सामने आया है ये इस चीज को बताता है कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक खेल किया जा रहा है। पिछले 9 सालों में मुसलमान वो पत्थर बना हुआ है जिसके ऊपर राजनीति की टेनिस बॉल जितनी जोर से मारी जाएगी उतनी तेजी से वो सत्ता की कुर्सी में तब्दील होकर लौटेगी। और ये बार बार हो रहा है। हमारे देश का गृह मंत्री बिहार में चुनाव प्रचार करने जाता है तो कहता है कि अगर यहां विपक्ष जीता तो पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे। अब मजेदार बात यह है कि तब विपक्ष में कौन था? बिहार की बात कर रहा हूं। तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद और राहुल गांधी की कांग्रेस। इनकी जीत पर पाकिस्तान क्यों खुश होगा? लेकिन ऐसे तार्किक सवाल भक्तों की जमात कब से पूछने लगी। वो ताली पीट पीट कर अपनी हथेली लाल करके मगन थी। प्रधानमंत्री के पास तो ऐसे बयानों का पूरा महाग्रंथ है और उनकी मन की बात भी अब किताब के रूप में छप के आ गई है। अभी दिल्ली में खत्म हुए विश्व पुस्तक मेले में मोदी जी के सेल्फी कटआउट के हाथ में मन की बात की एक प्रति दिखी और उनके उत्तराधिकारी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा राजनीतिक जीवन ही मुस्लिम से नफरत की नींव पर खड़ा है। एक तरफ असली मुद्दे हैं जिसमें देश का हर आम नागरिक, खास नागरिक जूझ रहा है। नौकरियां कम होती जा रही है। देश का युवा जान जोखिम में डालकर युद्धरत इजराइल में नौकरी करने के लिए लाइन लगाए हुए है। और हैरान करने वाली बात यह है कि सरकार इसकी अनुमति दे रही है। कुछ दिन पहले हरियाणा से खबर आई थी, युवा इजराइल भेजने वाले ट्रेवल एजेंट्स के दफ्तर के बाहर उमड़े पड़े हुए हैं। और ये नौकरियां ऐसी भी नहीं है कि तकनीकी एक्सपर्ट की हो या कोई बड़ी नौकरी है, बल्कि घरेलू नौकर और मजदूरों की है। जाने वालों को अपने जान का जोखिम भी खुद उठाना पड़ेगा, क्योंकि इनको सरकार या इनका नियोक्ता कोई बीमा कवर भी नहीं देगा। एक तरफ सरकार युद्ध से जूझ रहे देशों से अपने नागरिकों को निकालकर अपनी पीठ थपथपाती है। भले ही यूक्रेन रूस युद्ध के समय हमने देखा कि बच्चे कैसे मुश्किल से वापस आए, कितनी बदइंतजामी थी। यूक्रेन में उनका कोई पुरसा हाल नहीं था,
एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे थे। उनके आसपास गोलियां चल रही थी, बम फट रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इजराइल के खतरनाक हालात में देश के युवाओं को नौकरी के लिए जाने की छूट दी जा रही है। ऐसी ही खबर रूस से भी है। हैदराबाद के मोहम्मद इमरान ने गुहार लगाई है कि उसका भाई जो सेना में सहायक स्टाफ में काम करने के लिए रूस गया था, उसे जबरदस्ती वहां की प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि बहुत से युवा जो रोजगार के लिए ले जाए गए, उन्हें प्राइवेट आर्मी में भर्ती किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि तकरीबन 21 ऐसे लोग हैं जो 3-3 लाख रुपए देकर वहां गए हैं। इस घटना में मोहम्मद सुफियान है, उसका भाई। तो कुछ ट्रोलर खुश हो जाएंगे, लेकिन 21 लोगों में से कितने मोहम्मद होंगे और कितने कुमार, किसको पता है। वहीं हरियाणा से इजराइल जाने वाले कौन हैं, ये भी कपड़ों से ही पहचान लीजिए। पूरी कहानी का सारांश ये समझें कि जैसे कभी जर्मनी में आर्य नस्ल की श्रेष्ठता के पागलपन के पीछे यहूदी नफरत भेजी गई, तकरीबन वैसा ही अपने देश में चल रहा है। वहां हिटलर मंच से जोशीली तकरीरें करता, जर्मनी की बर्बादी की वजह कम्युनिस्ट और यहूदियों को बताता, सत्ता पर कब्जा कर संसद जलाकर कम्युनिस्टों को तो ठिकाने लगा दिया, लेकिन अपनी नस्ली श्रेष्ठता को मेडल की तरह दिखाते जर्मन को यहूदी से नफरत दिन पर दिन बढ़ाते जाना हिटलर के लिए जरूरी था, और जिसका अंत गैस चैम्बर में यहूदियों का कत्लेआम था। और फिर एक दिन हिटलर को भी आत्महत्या करनी पड़ी। उसका गुरु मुसोलिनी घसीट घसीट कर मारा गया और चौराहे पर लटकाया गया। लेकिन उसके पहले बहुत नुकसान हो चुका था। जर्मनी, इटली, जापान बर्बाद हुए। ब्रिटेन और रूस भी 50 साल पीछे चले गए। करोड़ों लोग मारे गए। जर्मनी, इटली, जापान ने तो सीख लिया इस बर्बादी से और आगे बढ़ गए। लेकिन हमारे तरफ वाले, जिन्होंने मुसोलिनी से काली टोपी और हिटलर से हाफ पैंट उधार ली थी, वो उस अपराधी की तरह हैं जो क्राइम नॉवल पढ़कर हत्या करने या बैंक लूटने की आइडिया लेता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उपन्यास के अंत में अपराधी पकड़ा या मारा जाता है। फिलहाल उसी आइडियोलॉजी पर आरएसएस और उसका राजनीतिक विंग मुस्तैदी से काम करना है। जर्मनी में नफरत करने के लिए यहूदी थे, तो अपने देश में मुसलमान हैं। देखना यह है कि क्या ये वहां तक पहुंचेंगे जहां तक हिटलर पहुंचा, या जितना नुकसान यहूदियों ने उठाया मुसलमानों को भी उठाना पड़ेगा। क्या विश्व जनमत वैसे ही सब तब तक खामोशी अख्तियार करे रहेगा जैसा हिटलर के समय में हुआ, जब तक कि हिटलर उनकी सीमा में न घुसने लगा। आखिर में कुछ अंदेशे देख लें। ट्विटर उर्फ एक्स ने कुछ भारतीय अकाउंट भारत सरकार के कहने पर डिलीट कर दिए। हालांकि साथ में यह जोड़ दिया गया कि इस कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं, यह अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। यह तकरीबन वही स्टैंड है जो अमेरिका फिलिस्तीन के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े होते वक्त बोलता है कि जंग जरूर रुकनी चाहिए, लेकिन हम इजराइल की मदद करना बंद नहीं करेंगे। फेसबुक की कहानी तो यह है कि जब भी कोई पोस्ट आप करते हैं जिसमें प्रधानमंत्री या सरकार का जिक्र होता है, तो उसकी रीच की मौत हो जाती है, साथ ही वार्निंग आ जाती है। और जमीन पर आवाज उठाने वालों का हाल तो सामने ही है। उन्हें जेल में डाल देंगे, अदालतें जमानत की जगह तारीखें दे देंगी। थोड़ी बड़ी राजनीतिक हस्ती हुए हैं तो आपको ईडी उठा ले जाएगी। और ताजा शिकार हुए पूर्व राज्यपाल और सरकार पर मुखर होकर बोलने वाले सतपाल मलिक का है। ईडी ने उन्हें इस वक्त चारों तरफ से घेर लिया है, जबकि सतपाल जी इसी भाजपा से निकले हुए नेता है। और मैं अपनी बात करूं तो अगर चारों तरफ अंधेरा हो तो भी कहीं ना कहीं रोशनी मैं तलाश ही लेता हूं, लेकिन सच सामने हो तो भी आंख मूंद कर नहीं चला जाता। कुछ होता है तो मन उदास हो जाता है, लेकिन फिर खुद को दिलासा दे आगे बढ़ता हूं कि हौसला रखो, सब ठीक होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हिटलर ने खुद को गोली मार ली थी, गांधी जी को एक पागल धर्मांध ने भी गोली मार दी थी, लेकिन हिटलर एक सबक है कि क्या नहीं करना चाहिए। वहीं गांधी एक प्रेरणा है दुनिया के लिए कि क्या करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। सोचने समझने के लिए बहुत वक्त पड़ा हुआ है, हम सबको सोचना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारा चैनल आपको ईमानदार कोशिश करता हुआ दिखाई देता है तो आप हमारी मदद भी कर सकते हैं।
हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।